चलिए, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ। दिख रहा है क्लियर? बैकग्राउंड ठीक है? और कलर वाइट ही या ब्लैक करें? नहीं, ब्लैक तो कुछ नहीं दिखेगा, वाइट ही। चलिए, लोक प्रशासन का अर्थ। तो दो शब्द हैं इसमें, लोक और प्रशासन। दोनों को पहले अलग अलग समझेंगे और तब फिर दोनों को जोड़ देंगे तो लोक प्रशासन का अर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रशासन का अर्थ देखिए। प्रशासन की हम दो अर्थ करते हैं, एक शब्दार्थ, दूसरा भावार्थ। शब्दार्थ देखेंगे, अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हिंदी रूपांतर प्रशासन। और जो अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से। मूल शब्द हैं लैटिन भाषा के, एड प्लस मिनिस्ट्रेर, उन दोनों से मिलके बना अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन, उससे हिंदी का प्रशासन। जो मूल शब्द है एड और मिनिस्ट्रेर, इनका अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में। इनका अर्थ होता है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। लोगों की सामूहिक देखभाल करना, ये शाब्दिक अर्थ होता है एड प्लस मिनिस्ट्रेर का। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ वही हो गया और प्रशासन का भी शाब्दिक अर्थ वही हो। जैसे जैसे बारिश का, तूफान का मौसम है, एक पेड़ टूट के गिर जाए, खूब आजकल हो रहा है, गाड़ियां बह जा रही हैं, उफान आ जा रहा नदी में, या कोई लोग ही बह जा रहे हैं। तो जब ऐसा कोई घटना घटे, रास्ता ब्लॉक हो गया, पेड़ टूट गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई कार बह रही है कि लोग अब देखें वहां आते जाते लोग कि अरे ये बह रहा है, या रोड जाम हो गया है, पेड़ गिरा है, तो अब वो लोग आपस में 4 6 8 10 लोग इकट्ठे हों, उस पेड़ को रास्ते से किनारे कर। वीडियो आजकल एक चल रहा था कि बहती महिला को या बहती गाय भैंस को लोगों ने नदी में कूद के और बचाया, रस्से डाल के हुए। तो हमने कहा ढेरों इस तरह के काम, घटनाएं हो रही हैं। तो हमने कुछ भी ऐसा देखा कि कोई नदी में, तालाब में बह रहा है, कार या कुछ, या रोड जाम हो गया है, तो अब कुछ लोग मिलें और वो पेड़ एक तरफ कर दें, ताकि जो ये यातायात जाम हो गया है, रास्ता ब्लॉक होने से आने जाने में असुविधा हो रही है, या कार या देखिए जानवर भी बह रहा है, तो भाई वो भी तो मानवीयता है हमारी, तो उसको बचाएं। तो ये एक प्रशासनिक काम कहलाएगा। लोगों की सामूहिक देखभाल तो वही तो है, कोई व्यक्तिगत हित तो है नहीं कि अगर हमने रास्ते से पेड़ को हटाया, रास्ता क्लियर किया, कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं किसी का उसमें। कोई गाय या महिला बह रही थी और उसे बचाया, तो पर कोई नाते रिश्तेदार तो थी नहीं, क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। एक तरह से समाज के दूसरे की भलाई का काम किया और मिलके काम किया कई लोगों ने। तो लोगों की सामूहिक देखभाल, तो देखिए लोगों की देखभाल हो रही है, और देखभाल भी कैसी हो रही है, व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक हो रही है। तो लोगों की सामूहिक देखभाल, ये शाब्दिक अर्थ होता है प्रशासन।
अगर जो हिंदी शब्द प्रशासन है उसको देखें तो मूल रूप से प्रशासन हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशासन संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में भी इतना पॉपुलर हो गया है कि हम हिंदी का शब्द कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। बजट, हिंदी में बजट ही कहते हैं। है तो वो अंग्रेजी का शब्द, लेकिन हिंदी में कभी जिसको नहीं पता तो कभी लग ही नहीं सकता हमें कि अरे ये तो हिंदी का शब्द नहीं है। तो इतना पॉपुलर हो गया, बजट हिंदी में ही हम प्रयोग करते। एग्जैक्टली जो उसका मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण जो संविधान में लिखा है तो कोई नहीं बोलता, बजट ही बोलते हिंदी में। है तो अंग्रेजी का शब्द। तो वैसे ही प्रशासन है मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द, लेकिन हिंदी में भी ये इतना पॉपुलर हुआ है कि हिंदी का शब्द हम कह देते हैं। तो जो हिंदी शब्द प्रशासन है उसमें आप देखेंगे प्र उपसर्ग है और साथ में शासन जुड़ा है। शास धातु होती है संस्कृत में, शास, उससे बना है शासन और उसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ा है तो प्रशासन। शासन का अर्थ आप जानते हैं सरकार चलाने का तरीका। सरकार चलाने का जो तरीका या पद्धति होती है उसे कहते हैं हम शासन। और जब उसके आगे प्र जुड़ गया, प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या बेहतर। तो प्र का अर्थ भी पता हमें, शासन का अर्थ भी हो गया, दोनों को जोड़ दो। तो जो हिंदी शब्द प्रशासन है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना ही प्रशासन। बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना ही प्रशासन है। तो एक अर्थ हो गया अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों की सामूहिक देखभाल। एक हिंदी के प्रशासन का अर्थ हो गया बेहतर ढंग से शासन का संचालन। ये भी हम शब्दों की अर्थ कर रहे हैं कि शब्दों के मतलब क्या है। और सरकार, ये हमने गवर्नेंस में पढ़ा, एक एक लाइन में यहाँ जानिए आपकी सरकार क्या होती है। वैसे तो सारे लोग जीएस वाले हो, आप लोग तो देख ही रहे हो। तो राज्य, सरकार, शासन, ये सब आप जान रहे भली भांति। किसी समाज या समुदाय की जो राजनीतिक संरचना होती है वो राज्य कहलाती है। किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना को राज्य कहते हैं, जिसका निर्माण चार आवश्यक तत्वों से मिलकर होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो हम देखते हैं कि आम बोलचाल में किसी देश की जो क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयां हैं वो राज्य कहलाती हैं। भारत में यूपी, एमपी, बिहार। लेकिन टेक्निकली किसी समाज या समुदाय की जो राजनीतिक संरचना है उसे हम राज्य कहते हैं, जिसमें ये चार तत्व जरूरी होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, एक सरकार, और वो सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र। तो राज्य के चार तत्व होते हैं। एक तत्व सरकार, और सरकार का मतलब हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये सरकार। हम देखते हैं कि जब राजतंत्र था तब तो राजा ही सरकार था, अलग अलग अंग नहीं होते थे, सारे काम वही करता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो फिर हमने सरकार के 3 अंग बनाए, उनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया। विधायिका से कहा आप निर्माण करो, कार्यपालिका को क्रियान्वयन और न्यायपालिका को न्याय करने का काम सौंपा गया। और वही हम बात कर रहे कि सरकार चलाने का जो तरीका या पद्धति है, सरकार चलाने का तरीका या पद्धति, उसको हमने नाम दिया शासन या गवर्नेंस। जैसे एक तरीका हो गया राजतंत्र, एक तरीका हो गया लोकतंत्र। राजतंत्र में अलग तरीके से सरकार चलेगी, हमने कहा राजा ही सब कुछ करेगा। लेकिन लोकतंत्र में अलग तरीके से 3 अलग अलग संस्थाएं होंगी, शक्तियां बटी होंगी, अपने अपने काम करेंगे। उसमें भी संसदीय में अलग होगा, अध्यक्षीय में अलग होगा। तो सरकार चलाने का तरीका या पद्धति कहलाती है शासन। और हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जब बेहतर ढंग से शासन चले, शासन के आगे हमने उपसर्ग और जोड़ा है उसमें। तो जब बेहतर ढंग से शासन चले तो उसे कहते हैं हम प्रशासन। तो ये शाब्दिक अर्थ है। अब हम इसका जो भाव है वो देखें, तो भावार्थ देखें अब। प्रशासन का भावार्थ देखें, तो 3 तत्व होते हैं प्रशासन के। उन तीनों के आधार पर इसकी हम एक डेफिनेशन करते हैं, एक भावार्थ करते हैं। 3 तत्व क्या? एक होता है विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, दूसरा होता है सामूहिक प्रयास, और तीसरा होता है सहयोग तथा समन्वय। विभिन्न विद्वानों ने जो डेफिनेशन दी है प्रशासन की, हमें मेंस में बहुत मतलब नहीं है उन डेफिनेशन से, बस उनका सार हम सीधा देखते हैं। तो उन विद्वानों की जो डेफिनेशन है, व्यवहार में जिस तरीके से प्रशासन का उपयोग होता है, उसके आधार पर ये 3 जरूरी तत्व माने गए हैं प्रशासन। क्या कहें कि किसी गतिविधि के प्रशासन होने की ये 3 आवश्यक शर्तें हैं। 3 तत्व या 3 आवश्यक शर्तें हैं किसी भी गतिविधि के प्रशासन होने की। सबसे पहला कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए वो काम या गतिविधि संपन्न हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रशासन में हम कभी भी उद्देश्य विहीन गतिविधियों की चर्चा नहीं करते। कोई ऐसी गतिविधि नहीं जिसका कोई सर्टेन गोल या पर्पस नहीं हो, हम कभी उसकी बात नहीं करेंगे। हमेशा एक निश्चित उद्देश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा देखेंगे अभी आगे, तो सबका कुछ ना कुछ एक निश्चित और विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरी शर्त या तत्व कि सामूहिक प्रयास होने चाहिए। कभी भी हम प्रशासन में व्यक्तिगत प्रयासों की बात नहीं करते। कम से कम 2 लोग हों, ज्यादा जितने हों, इंडिविजुअल एफर्ट्स की कभी हम प्रशासन में चर्चा नहीं करते। प्रयास हमेशा कलेक्टिव होने चाहिए, सामूहिक। जैसे उसी एग्जाम्पल में हमने कहा कि कई लोगों ने मिलके महिला को बचाया, गाय को बचाया, या रास्ते से पेड़ हटाया, तो कई लोगों ने। तो हमेशा सामूहिक की बात हो। और जब जब प्रयास सामूहिक हो, एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा संस्थाएं किसी काम को कर रहे हों, तो उनके बीच में तालमेल जरूरी होता है। उनके बीच में एक दूसरे को सहयोग की भावना जरूरी हो।
अगर कई लोगों को तो लगा दिया हमने, लेकिन मन में तो भाव है एक दूसरे की लड़ाई, टांग खिंचाई का, तब तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर कई सारे लोगों को लगा दिया और आपस में उनके विचारों कामों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी काम नहीं होगा। उसी पेड़ को हटाने में हमने कहा कि 4 लोग इस तरफ से खींचें और दूसरे 4 भी अपनी तरफ खींचें, तब तो नहीं हटेगा। तो ज़रूरत है कि एक 4 लोग इधर से खींचें, तो दूसरे उस कोने में जाके बैसा, तब तो वो एक साइड में होगा। तो ये देखने की ज़रूरत होती है, तो आपस में तालमेल ज़रूरी हो। तो 3 चीज़ें। देखिए हम लोगों के देश में केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा लड़ रहे हैं एसवाईएल को लेके, सतलुज यमुना लिंक नहर। तो उद्देश्य कैसे पूरा होगा? नहीं हो रहा है। अभी देखिए आप चुनाव आयोग को लेके चल रहा लड़ाई झगड़ा। सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष लड़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा? महीना भर हो गया संसद सत्र, बस 22 तारीख को लास्ट है। कितना कामकाज हुआ है? बताइए, यहाँ सत्र चल रहा है, वहाँ राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने गए हुए। सत्र में होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा जीएस में, यहाँ भी देखेंगे कि विधायिका की बहुत सारी कमियां, कि कोई अरुचि, लोगों को रुचि नहीं है संसद के कामों में। सामने एग्जाम्पल है, संसद का सत्र चल रहा है, नेताजी लोग अपना घूम रहे, यात्राएं कर रहे। तो जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं होगा विचारों गतिविधियों में, तब तक जो हमारे निश्चित उद्देश्य हैं उन्हें हम प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी गतिविधि जब उसमें ये तीनों तत्व हों, ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हों, तो ऐसी गतिविधि को हम प्रशासन की संज्ञा देते। तीनों को मिला दीजिए, एक डेफिनेशन बन जाएगी। आपको डेफिनेशन नहीं रटना है, बस तत्व याद रखने हैं। डेफिनेशन अपनी मर्जी से बनानी है, बस तीनों को मिला दीजिए। जैसे जैसे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रशासन है। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रशासन है, जिसमें सहयोग और समन्वय का होना जरूरी है। तो बस तत्व याद रखें, आप अपनी मर्जी से आगे पीछे करके इनको जोड़ दें, डेफिनेशन बन जाए। तो रटना नहीं है, बस 3 तत्व दिमाग में हो कि निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग, समन्वय। 5-6 शब्द दिमाग में रखने हैं, अपनी मर्जी से आप मिलाइए आगे पीछे करके, प्रशासन की डेफिनेशन बन जाए। एक आसान डेफिनेशन बता दी मैंने कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। अब देखिए आप किसी भी गतिविधि को हम कहते हैं शिक्षा प्रशासन, हम कहते हैं चिकित्सा प्रशासन, हम कहते हैं रेल प्रशासन। किसी में भी देखिए, जहां प्रशासन शब्द है, अब आपको ये तीनों तत्व मिलेंगे उसमें। सबका निश्चित उद्देश्य है, शिक्षा का अपना एक निश्चित उद्देश्य है, स्वास्थ्य का अपना, रेल सबका कलेक्टिव एफर्ट। हजारों लोग काम कर रहे हैं एक प्रशासन में, और हमने कहा जब तक तालमेल नहीं होगा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो जिसको हम प्रशासन कह रहे हैं, इसीलिए प्रशासन कह रहे हैं क्योंकि उसमें अनिवार्य रूप से ये तीनों तत्व विद्यमान है। तो ये प्रशासन का एक अर्थ होता है, भावार्थ का सेंस, एक्चुअल मीनिंग, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। अब देखिए बात को आगे बढ़ाएं। विशिष्ट उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। एक लोकहित या जनहित को सुनिश्चित करना, और दूसरा निजी हित या
लाभ को सुनिश्चित कर। व्यक्ति जब कोई प्रयास करता है तो मूल तो दो ही उसके कारण है, या अपने फायदे के लिए या दूसरे के फायदे के लिए। सरकार जो काम कर रही है वो दूसरे के फायदे के लिए कर रही है, आपके हमारे फायदे के लिए। और हम जो काम कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सीधी सी बात। हमारे पिताजी भी जो काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, लेकिन अपने परिवार, तो बात तो अपने ही फायदे के लिए हो रही है। और सरकार जो कर रही है वो दूसरे के फायदे। तो व्यक्ति जो भी काम करता है, प्रयास करता है, मूल दो ही लक्ष्य है उसका, या अपना घर परिवार चलाना मतलब अपना लाभ कमाना, समाज के लिए काम करना। अंबानी अडानी जो कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, कि बेटे की शादी होगी तो इतना 4-4 5-5 हजार करोड़ खर्चा कर देंगे, तो अपने लिए कर रहे हैं। और सरकार 11,000 करोड़ के कल पुलों का उद्घाटन या शिलान्यास किया मोदी ने, तो कोई वो पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, वो समाज के हित के लिए हो रहा है, लोगों के हित के लिए हो रहा है वो। तो मूल दो ही कारण या उद्देश्य व्यक्ति जो काम करता है। जब जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य होता है निजी हित, तो उसे हम कहते हैं निजी प्रशासन। और जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य होता है लोकहित, तो उसे कहते हैं हम लोक प्रशासन। मतलब प्रशासन को हम दो अलग अलग अंगों में विभक्त कर देते हैं, उद्देश्य अलग अलग होने। जब विशिष्ट उद्देश्य हो लोकहित तो लोक प्रशासन, और जब विशिष्ट उद्देश्य हो निजी हित या लाभ कमाना तो निजी प्रशासन कहलाता है। मतलब प्रशासन को हमने उद्देश्य के अंतर के आधार पे दो अंगों में विभक्त किया है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। हम लोग देखिए लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है लोक प्रशासन, लेकिन फिर हम इसमें निजी की भी कुछ बातें करेंगे, क्यों वो अभी आगे देखेंगे। फिर मूलतः हमारा विषय है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमें क्या पढ़ना है अपने विषय में, लोगों के हित के काम। हमें अपने विषय में बात करनी है कि लोगों के हित के लिए क्या हो रहा है, उसी की स्टडी की जाएगी लोक प्रशासन विषय में। उसी को नाम ही दिया हमने लोक प्रशासन। लोगों के हित में जो प्रशासन हो रहा है, लोगों के हित के लिए जो सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं, उसी को लोक प्रशासन की संज्ञा दी। जैसे शिक्षा प्रशासन, शिक्षा में एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। चिकित्सा प्रशासन सेम, एक सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक प्राइवेट। अंतर देखिए दोनों का आप, यही अंतर है। सरकारी अस्पताल में 5 रुपए की पर्ची बनती, 10 रुपए की, नहीं तो फ्री। ये हम लोगों के बगल में आईडी हॉस्पिटल जाएंगे ढक्का, तो सरकारी अस्पताल है आईडी, 5 रुपए की पर्ची बनती है। सुबह 9 बजे जाके बस वहां लाइन में लगो, लाइन भी बहुत लंबी नहीं, 5 रुपए की पर्ची बनेगी। सारे अच्छे डॉक्टर हैं, आँख का भी बाकी भी, 5 रुपए में हो जाएगा काम सारा। कुत्ता काट ले फ्री में हो जाएगा, वही 5 रुपए की पर्ची बनेगी। सारी जितनी रेबीज की वैक्सीन लगनी है, एंटी रेबीज, सब फ्री में लगेगी। 5 रुपए बस केवल पर्ची बनाने का पैसा। बहुत सारी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल है, 5 रुपए में काम हो जाएगा। और वही अगर किसी प्राइवेट में जाएंगे आंख वाले डॉक्टर के पास,
घटिया से घटिया भी होगा तो 700-800 से कम फीस नहीं होगी प्राइवेट वाले की। जांच करवाएगा तो अलग 1200-1500 की जांच, वहां 5 रुपए में सब हो जाएगा। देख भी लेगा डॉक्टर, जांच भी हो जाएगी। जो जांच बाहर 1200-1500 की होती है, फंडस टेस्ट कहलाता है, फ्री में होता है वहां वो सरकारी में। तो देखिए आप, दोनों चिकित्सा प्रशासन, अंतर क्या है? एक 5 रुपए में वही काम कर रहा है, दूसरे को उसका 2000-5000 रुपये चाहिए, 500-1000 चाहिए। अंतर बस यही है, एक लोगों के हित के लिए काम कर रहा है और दूसरा अपने निजी हित के लिए काम। प्राइवेट वाला भी 2000 लेगा तो वो भी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, लेकिन पहले पैसा लेगा। मतलब प्रायोरिटी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल नहीं है, प्रायोरिटी पैसा है। हाँ, पैसा लेगा तो सर्विस देगा, वो तो उसकी मोरल ड्यूटी है, लेकिन बिना पैसे के नहीं देगा सर, यही डिफरेंस। और सरकारी में पैसा लेगा ही नहीं वो, या नाम मात्र का बस एक टोकन मनी लेगा और फिर हमें सर्विस देगा। तो उसकी प्रायोरिटी सर्विस देना है, इनकी प्रायोरिटी पैसा कमाना है। हाँ, पैसा लेंगे हमने कहा तब, प्रायोरिटीज अलग अलग। तो ये अंतर हो जाता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का। स्कूल वही, सरकारी प्राइवेट, प्राइवेट में 4000-5000 मिनिमम महीने की फीस, सरकारी में 100-150-200 रुपए पूरे साल भर की फीस। अंतर यही है दोनों की, एक में पैसा पहले है, दूसरे में शिक्षा पहले, लोगों का हित पहले। तो हम उद्देश्य के अंतर के आधार पे प्रशासन को दो अलग अलग अंगों में विभक्त कर देते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो ये तो प्रशासन जुड़ी बातें थी, क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट? आप लोग बस इतना फ्लो चार्ट साथ साथ बनाते चले, बाकी डिटेल नोट्स आपके पास है, आ गया है ग्रुप पे, नहीं तो पर्सनल, नहीं तो आ जाएगा। बस फ्लो चार्ट बनाते चले, ये आपके लिए रिवीजन नोट्स भी होगा। डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नोट्स में है ही डिटेल, बस फ्लो चार्ट रहेगा तो रिवीजन करना आसान होगा। डिटेल नोट्स है, बस एक बार वो डिटेल अपना पढ़ें और बाकी बस इसको समझ लिया है, अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, कभी हमें कॉपी नहीं करना है आपको ना नोट्स को, बस समझ ली बातें, अपने शब्दों में लिखना है। भाव वही होना चाहिए, शब्द आप अपने यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही यूपीएससी की डिमांड है। आप इतना रट के कभी नहीं जा पाओगे एग्जाम हॉल में, तो समझ ही काम आएगी, जितनी चीजें समझी होंगी दिमाग में वही काम आएगी। शब्द आप सोचो कि एक एक लाइन टू लाइन हमारी रट लो की नोट्स की, तो वो नहीं हो सकता, ना उसकी जरूरत। समझ, समझ के लिए बस ये कीवर्ड फ्लो चार्ट की कौन कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, लिंक है, अपने दिमाग में बस वो एक समझ फ्लो चार्ट बिठा लेना है, अपने मन से व्याख्या करना है उसको। तो केवल ये फ्लो चार्ट साथ साथ बना लेंगे, रिवीजन नोट्स हो जाएगा और बस समझते चलें, और डिटेल है ही नोट्स आपके पास। तो बढ़े आगे। अब देखिए अगला, दूसरा शब्द है लोक। लोक या पब्लिक, क्या कंचे ठंड लग रही है, एसी बंद करें? वो कहाँ की समीक्षा? अच्छा, वहां भी कई दिन से आप लोग नहीं दिख रहे। अच्छा, आज ही लौटे घर से, ये बात है। अच्छा, चलिए तो लोक का अर्थ देखिए, लोक के भी दो अर्थ हैं। तो अभी हमने देखे प्रशासन का अर्थ किया है 3 तत्वों के आधार पर, विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास
और सहयोग तथा समन्वय। अब लोक को देखिए, लोक के दो अर्थ हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक वर्ड है, उसके दो अर्थ। एक अर्थ पब्लिक का मतलब जनता, लोग, और दूसरा पब्लिक का अर्थ होता है सरकार, पीपल एंड गवर्नमेंट। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पब्लिक शब्द की ये दोनों मीनिंग मिलेंगे आपको, कि पब्लिक का मतलब पीपल्स, लोग, आप हम मतलब जनता, और दूसरा पब्लिक का मतलब सरकार से भी होता है। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट जो हम कह रहे थे, प्राइवेट मतलब वही व्यक्तिगत निजी, और पब्लिक मतलब सार्वजनिक, सरकार। तो लोक का मतलब जनता और सरकार दोनों। हम एक एक करके इन दोनों अर्थ को लिखते हैं। प्रशासन का अर्थ यहां दिख रहा है और जोड़ते हैं। पहले लोक का मतलब जनता, प्रशासन का अर्थ यहां से देख रहे हैं, दोनों को जोड़िए तो क्या डेफिनेशन बनेगी? जो अभी हमने बात की, जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन, लोक प्रशासन। प्रशासन ये हो गया, लोक का मतलब हो गया जनता। अब दोनों को जोड़ दिया हमने, तो जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन, लोक प्रशासन। बस एक लाइन में ये दिमाग में रहे। अब देखो क्या ऐसा काम जो लोगों के हित में हो रहा है, वो सब लोक प्रशासन। हमारे देश में, राज्य में, अड़ोस पड़ोस में जो काम लोगों के हित का है, वो सब लोक प्रशासन है। उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ कहलाएगा लोक प्रशासन, लोगों के हित में होने वाला सारा काम। हमने कहा देख लीजिए, अब आप कोचिंग कर रहे तो ये काम लोगों के हित का नहीं है भाई। सबका अपना इंटरेस्ट है, आपका भी अपना, हमारा भी, कोचिंग चलाने वालों का भी। तो बस अब ये सोच लो, देख लो हर चीज कि अच्छा ये काम है, किसका हित है इसमें? अगर लोगों का हित है तो वो प्रशासन, निजी हित है निजी प्रशासन, सिंपल सी बात। और दूसरा, लोक का मतलब सरकार, और फिर प्रशासन, तो अब जोड़िए दोनों को। तो सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन, लोक प्रशासन। सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन, लोक प्रशासन। तो अब हमारे पास दो डेफिनेशन। अब दूसरा सोचिए, वो सब कुछ जो सरकार कर रही है, लोक प्रशासन। तो दो पैरामीटर हो गए भी आपके पास फिलहाल। एक, हमने कहा जो आपको लोगों के हित में दिख रहा है पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे गांव अड़ोस पड़ोस में, वो सब लोक प्रशासन। दूसरा, सरकार जो कर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर पालिका, कलेक्टर साहब, जो सरकार कर रही है वो सब लोक प्रशासन। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। जनता के लिए में जनता क्या है? साध्य। और सरकार के द्वारा में सरकार है साधन। और ये दोनों होते हैं एक दूसरे के पूरक। तो वो दोनों भी अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, वो पूरक है। जनता के लिए, इसमें जनता है साध्य, किसके लिए हम काम कर रहे हैं? जनता के लिए। टारगेट क्या है? जनता का हित, अंतिम लक्ष्य है जनता का हित। तो साध्य। और कौन कर रहा है वो काम? किसके द्वारा है हो रहा है वो काम? तो सरकार के द्वारा। तो सरकार है उसमें एक जरिया, एक साधन। और साध्य और साधन हमेशा एक दूसरे का पूरक हो। ये आपने तय किया कि आईएएस बनना है तो लक्ष्य हो गया।
और अब जो ये काम कर रही है, क्या ये साधन है? केवल ये सोच लेने से आईएएस थोड़ी बन जाओगे कि आईएएस बनना है। जो लक्ष्य तय किया, गोल फिक्स किया है, तो उसको पाने के लिए एफर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो एफर्ट ही तो साधन या माध्यम है कि जिस पे आप चलोगे तब लक्ष्य पूरा होगा आपका। तो जनता का हित करना है, ठीक है, कह देने से थोड़ी हो जाएगा घर बैठे बैठे, एफर्ट करना पड़ेगा। कौन करेगा? तो फिर वही बात, आप और हम तो नहीं करेंगे जनता का हित, अपने ही कर लें तो बड़ी बात। तो जनता का हित कौन करेगा? लोकतंत्र है, तो जनता की चुनी हुई जो सरकार है वही करेगी जनता का हित। तो एक में देखिए साध्य की बात कर रहे हैं, किसके लिए, और दूसरे में हम साधन की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा। दोनों जुड़े हैं एक दूसरे, जनता के लिए, सरकार के द्वारा। इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो अभी हमने कहा कि आप दो बातें ध्यान में रखेंगे कि हर वो काम जो जनता के हित में हो रहा हो, हर वो काम जो सरकार के द्वारा हो रहा। और अब अगर हम दोनों को जोड़ दें, तो जनता के हित में जो काम हो रहा है वो कौन कर रही है? सरकार ही तो कर रही है। मतलब जनता के हित के जो काम होंगे, अपने आप वो सरकार के द्वारा ही हो रहे होंगे। तो दो अलग अलग भी नहीं देखना है आप, या बात को उल्टा करें, सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं वो? सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है वो जनता के लिए ही तो हो रहा है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कल ही दिल्ली में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का मोदी जी ने उद्घाटन शिलान्यास किया। तो किसके लिए किया? कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उनका? समाज के हित के लिए तो किया। रोज जो काम हो रहा है, बिहार से लेके पूरे देश में एक्सप्रेस वे बन रहा है, पीएम श्री स्कूल बन रहा है, आयुष्मान भारत चल रही, उज्ज्वला, तो किसके लिए हो रहा है वो काम? और कौन कर रहा है वो? सब जनता के हित के लिए हो रहा है, और करने वाली सरकार है। तो सरकार और जनता अलग अलग नहीं है। हम कहें कि जनता के हित के काम देख लो, तो अंडरस्टूड है कि वो सरकार ही कर रही होगी। और यह बात को उल्टा करें कि सरकार के काम देख लो, हमने कहा, तो अंडरस्टूड है कि वो जनता के लिए ही हो रहे होंगे। अब ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत मंत्री जी खुद खा लें, अधिकारी अपनी जेब में रख लें, वो फिर कमी है हमारे देश की। लेकिन अल्टीमेट गोल तो वही है, जनता का हित, सरकार के द्वारा। मतलब ये दो अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो वैसी स्थिति में अब हम जोड़ दें अब तक की सारी बातों को। लोक शब्द के दो अर्थ, जनता भी, सरकार भी। प्रशासन का अर्थ भी हमारे सामने है, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, जो सहयोग और समन्वय पर आधारित है। अब जोड़ दें सबको हम, तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या ध्यान रखना है आपको? जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन। जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन। देखिए सब आ गया इसमें, जनता भी आ गई, सरकार भी आ गई, प्रशासन भी। मेन ये तीन कीवर्ड हैं, देखिए, जनता, सरकार, प्रशासन, तीन कीवर्ड है। प्रशासन का अलग से मतलब आप जान रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम उसे बढ़ा देंगे। सरकार का मतलब भी आप जान रहे, देखो, जनता, जनता जान ही रहे। तीन कीवर्ड है, जनता, सरकार, प्रशासन, तीनों को जोड़ दिया हमने। जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है,
ये आपको हमेशा ध्यान रखना है डेफिनेशन लोक प्रशासन। यही लोक प्रशासन का एक्चुअल अर्थ या मीनिंग है, जनता के हित और सरकारी काम। तो वो जो दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से, जैसा मैंने बताया कि जनता के हित सरकार ही करती है। तो ये लोक प्रशासन का अर्थ। लेकिन लेकिन ये लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ, ये लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ, परंपरागत मतलब आज से लगभग 40-50 साल पहले ये अर्थ था, अब बदल गया है। तो ये परंपरागत अर्थ है जनता के हित में किया गया सरकारी काम। तो हमें नया अर्थ भी देखना है। तो आधुनिक अर्थ क्या है लोक प्रशासन? या कहें कि लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है? लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है, या आधुनिक अर्थ क्या है? तो वर्तमान का मतलब है 1980-90 का दशक, या 21वीं सदी की शुरुआत। तो अब तो एक चौथाई निकल ही गया है उसका हिस्सा। हम हर टॉपिक दो पार्ट में पढ़ेंगे लोक प्रशासन। एक इसके पहले और दूसरा उसके बाद। 80-90 का दशक, तो उसके पहले क्या था, और फिर 80-90 के दशक में क्या हुआ, तो उसके दौरान, या कहें उसके बाद। तो हर टॉपिक को हम दो पार्ट में। ऐसा क्या है 80-90 में कि इससे हम आ, अंतर कर रहे हैं? तो इसमें एलपीजी है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए हम उसके पहले और बाद की, मतलब उसने पूरी दुनिया बदल दी। तो जब कोई बहुत बड़ा चेंज होता है, हमें आज़ादी जब नहीं थी और जब आज़ादी मिली, कितना बड़ा चेंज हुआ। तो इसलिए हम हमेशा हर चीज़ को उस तरह से देखते हैं कि आज़ादी के पहले क्या होता था और आज़ादी के बाद क्या होता है। वैसे ही यहाँ उतना ही बड़ा चेंज ये है कि जब एलपीजी की नीतियाँ नहीं होती थीं तब क्या था, और जब एलपीजी की नीतियाँ आई तब क्या है। बहुत सारे ऐसे चेंज हैं। 2016 में जियो आया, तो वो भी एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन है, बिफोर जियो और आफ्टर जियो। कि जब जियो नहीं था तब क्या होता था, तो 250 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए। और जियो आया तो अब रोज 1.5 GB मिल रहा है। कितना, 10 रुपए 84 दिन का 799, मतलब 10 रुपए में 1.5 GB मिल रहा है। और पहले 250 रुपए में 1.5 GB मिलता था। 1 GB मिलता था, 28 दिन चलाना पड़ता था उसे। कितना बड़ा चेंज हो गया। तो बिफोर आईसीटी और आफ्टर आईसीटी एकदम बदल गई दुनिया। तो ऐसे कुछ क्रांतिकारी जो बदलाव हो, तो फिर हमें उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव क्या पड़ा है हमारे ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, वो देखना और जानना जरूरी है। इसीलिए यहाँ आधुनिक या वर्तमान का मतलब है 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एलपीजी की नीतियां।
एलपीजी में एल लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और जी ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। संक्षेप में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीतियां ये आई थी 80-90 के दशक। इसी के दशक में इनकी शुरुआत हुई थी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। उनके समय से शुरुआत हुई थी एलपीजी की नीतियों। धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों ने अपनाया, हमने अपनाया अपने देश में 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति आई। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो अमेरिका में रोनाल्ड रीगन, ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने शुरुआत की। धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों में फैली नीतियां 1991 में भारत में अपनाया। धीरे धीरे और दूसरे देशों में नीतियां आई हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियां, संक्षेप में एलपीजी। उदारीकरण मतलब नियम कानूनों को लचीला बना दो, उदार बना दो, बहुत कठोर नियम कानून नहीं हो। कुछ भी काम करना है, बैंक में अकाउंट ही खुलवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो लंबे लंबे नियम कानून फॉर्म, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना पड़े। आजकल तो फोन करो, बैंक वाले घर भेज देंगे, 2-5 मिनट में अपने टैब से एक फोटो खींचेंगे, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट लेंगे और 10 मिनट में खुल जाएगा अकाउंट। आसान कर दो चीजों को। उदारीकरण निजीकरण मतलब हर चीज के लिए सरकार के भरोसे नहीं रहे। प्राइवेट कंपनियां सेवाएं दें लोगों को, ताकि उससे ये हो कि कंपटीशन हो, कंपटीशन हो तो क्वालिटी इंप्रूव हो। तो निजीकरण, तो जैसे अकेला फोन सेवा देने के लिए एमटीएनएल बीएसएनएल ही क्यों हो, रिलायंस भी हो, जियो भी हो, एयरटेल भी हो, बीआई भी हो, हम देखें हमें किससे सर्विस लेनी। और भूमंडलीकरण, कि उसमें भी अकेली देसी ही निजी कंपनी हो, ये जरूरी नहीं है, अमेरिका की भी हो सकती कंपनी। तो कौन सा जरूरी है कि फ्लिपकार्ट से ही हम खरीदें, हम अमेजोन से भी ले सकते हैं। तो उसमें देसी भी हो और या देसी हो, सेम प्ले ग्राउंड, मतलब समान सबके लिए, बस एक आधार। आप नियम कानून बता दो, भाई देखो हमारे ये शर्तें हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब देसी फॉलो करे तो वो आए, और जो विदेशी फॉलो करे तो वो आए। तो लेवल प्लेइंग हो सबके लिए, मतलब सबके लिए समान व्यवहार करेंगे हम, तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। बस ये हमारी टर्म्स कंडीशंस हैं, देख लो, मान रहे हो तो आओ। तो भूमंडलीकरण मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए भी खोलो, उनके ऊपर अलग नियम कानून रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओ, जैसा कि आजकल ट्रंप कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, वो तो एलपीजी के विपरीत है चीज। आप कह रहे भारत के ऊपर इतना टैरिफ, तो दूसरे के, यही तो एलपीजी का विपरीत है, पहले होता था, अब नहीं होना चाहिए। लेकिन मन की लोग हैं तो मन की मर्जी हो। तो एलपीजी की नीतियां आई 1980-90 के दशक में। देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं कि टैरिफ लगेंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी।
हमारी कंपनियों को घाटा होगा कि वहाँ वो जो सामान यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं महँगा हो जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों का घाटा नहीं होगा, वहाँ के लोगों का भी घाटा होगा कि जो कपड़ा उन्हें 500 में मिलता था, अब वो 800 और 1000 में मिलेगा, या दवाई या और दूसरी चीज़। तो घाटा तो लोगों का भी है। एलपीजी इसीलिए आया था कि हम लोगों को कम कीमत पे ज़्यादा गुणवत्ता की वस्तुएँ, सेवाएँ दें, उनके हित पूरे करें, आसान नियम कानून हों, प्राइवेट कंपनियाँ भी हों, देसी भी हों, विदेशी भी। आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें इंडिया में ही घर बैठे-बैठे। कपड़ा, जूता, खाना-पीना से लेके सब कुछ। हमारी मर्ज़ी है कि हमें पिज़्ज़ा खाना है कि दाल-रोटी खाना है। हमारी मर्ज़ी है कि हमें अपना लखानी का या रिलैक्सो का जूता पहनना है कि स्केचर या न्यू बैलेंस या किसी अमेरिकी कंपनी, किसी और दूसरे देश की कंपनी का जूता पहनना है। सब ऑप्शन है हमारे पास, हम डिसाइड करें। हमारी जैसी हैसियत है, हमारी जैसी इच्छा है, हम डिसाइड करें। तो यही तो एलपीजी 80-90 के दशक में शुरू हुई ये नीतियाँ। क्यों हुई? वो भी पढ़ेंगे आगे। एलपीजी की जब नीतियाँ आईं, तो समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो इनसे प्रभावित नहीं हुआ। पूरी दुनिया, पूरे सिस्टम को इन्होंने उलट-पलट दिया। इनके पहले की बातें कुछ और थीं और इनके आने के बाद चीज़ें एकदम बदल गई। हम बात कर रहे थे कि जब एलपीजी नहीं आया था, फ़ोन सेवा देने के लिए अकेली एमटीएनएल, बीएसएनएल थी। 2-2 साल की वेटिंग होती थी, फ़ोन का कनेक्शन लेने। आज 2 मिनट भी नहीं लगता सिम खरीदने में और नया मोबाइल लेने में, और चालू हो जाता है और दुनिया में कहीं भी बात कर लो। तो 2 साल वाला काम 2 मिनट पे आ गया। बैंक में अकाउंट खोलना है, टीवी देखना है, हर चीज़। मतलब एकदम ऐसी दुनिया बदल गई, कल्पना से परे वाली चीज़। तो हर क्षेत्र में प्रभाव डाला है इन्होंने। समाज को बदल दिया, अर्थव्यवस्था को बदल दिया, प्रशासन को भी बदला, कल्चर को भी बदला। हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा कल्चर हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, सब बदल गई। हमारे देश में अभी तलाक की दर बढ़ रही, लिव इन के केस बढ़ रहे, कहीं न कहीं उसी का तो प्रभाव है। अर्थव्यवस्था की हम कर ही रहे बात कि कैसे कॉम्पिटिशन बढ़ गया, हमें कितनी सुविधाएँ हो गईं। कल्चर देख ही रहे हम कि अपने तीज त्योहार हम मनाएँ नहीं मनाएँ, उनका वैलेंटाइन डे ज़रूर मनाएँगे, और दूसरे कल्चर उनका कि आज जीन्स से लेके सब चीज़ें तो हर जगह देख, भाषा, बोली सब कुछ। तो हर क्षेत्र पे प्रभाव डाला इन्होंने समाज के। प्रशासन भी अछूता नहीं रहेगा, प्रशासन भी उसी समाज का हिस्सा है। तो जो हमारा अध्ययन का विषय है लोक प्रशासन, को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। एलपीजी का प्रभाव पड़ा लोक प्रशासन के ऊपर। लोक प्रशासन के ऊपर प्रभाव पड़ा इन नीतियों का, और प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ कि लोक प्रशासन के अर्थ में परिवर्तन हो गया। इन नीतियों का प्रभाव पड़ा लोक प्रशासन के ऊपर, और प्रभाव पड़ा तो उसका अर्थ बदल गया। क्या प्रभाव पड़ा, क्या अर्थ चेंज हुआ? तो 2 महत्वपूर्ण बदलाव या 2 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। एक, अभी हमने अर्थ क्या किया, परंपरागत अर्थ, कि जनता के परंपरागत अर्थ किया हमने
जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, लोक प्रशासन। अब एलपीजी की नीति आई तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि बहुत सारी गैर सरकारी संगठन भी हैं। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं जो जनता के हित में काम कर। जब एलपीजी की नीतियां आई तो हमने देखा प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजी गैर सरकारी की भूमिका बढ़ाओ, मतलब जो सरकारी नहीं हो की भूमिका बढ़ाओ, आप अकेले सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहो। तो जब हमने गैर सरकारी निजी की भूमिका बढ़ाई तो देखा कि सारे गैर सरकारी और निजी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, बल्कि कई सारे गैर सरकारी ऐसे भी हैं जो है तो गैर सरकारी लेकिन काम वो जनता के हित का करते हैं, तो स्वार्थ के लिए नहीं करते। पहले हमें क्या लगता था, जो अभी हम बात कर रहे थे, वे जनता का हित कौन करेगा, आप और हम तो नहीं करोगे, सरकार करेगी। बाद में हमारी सोच बदली कि नहीं, हम तो गलत सोचते। ऐसा नहीं है कि जनता के हित अकेले सरकार ही करती। समाज में बहुत सारे ऐसे सिरफिरे टाइप के लोग हैं कि जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी हैं और जनता का हित कर रहे हैं। हमने देखे कितने सारे शॉट बना के डाले कि लोगों ने अपनी इंजीनियर बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ी और समाज के हित में लग गए। कोई पानी बचाने के लिए काम कर रहा, कोई किसी और चीज के लिए काम कर रहा। पहले हम सरकार के ऊपर ही निर्भर थे पूरी तरह से, तो हमें ये दिमाग में आई नहीं थी बात, यार गैर सरकारी भी जनता का हित कर सकते हैं। जब पॉलिसी ही चेंज हो गई, गैर सरकारी निजी की भूमिका बढ़ाने की बात हुई, जब उनकी भूमिका बढ़ी तो दिखी दिखी तो हम देख रहे हैं कि कुछ तो हैं जो निजी हित के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जनता के हित के लिए, गैर सरकार। अब जैसे आप एनजीओ का नाम डालिए, पढ़ना है गवर्नेंस में, हमें देखिए पूरा एक टॉपिक, विकास प्रक्रिया और उद्योग, उसमें गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह की भूमिका, तो विकास प्रक्रिया में गैर सरकारी की भूमिका, टॉपिक ही पूरा गवर्नेंस में देखिए। यहाँ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पवेट, गवर्नेंस में भी, जीएस में आप देखिए। तो इसीलिए केवल सरकार विकास नहीं करती है, ये हमारी सोच गलत थी। पहले सोच ये थी आज से 50 साल पहले, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, अकेले सरकार ही जनता का हित नहीं करती, बल्कि बहुत सारे गैर सरकारी स्वयंसेवी भी हैं जो जनता के हित में काम कर। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए जो ऑर्डर दिया, कल दिल्ली में ही शायद 13 किलोमीटर लंबी रैली निकाली लोगों ने, जो कुत्ता प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं। तो बताइए, उसमें उनका कौन सा निजी हित है? रोज आप देखिए मुखर्जी नगर में ही रह रहे सारे लोग, तो देखिए आपकी गली में ही कई ऐसे लोग होंगे, हो सकता है आप में से भी, कि कुत्तों को पार्ले जी लेके खिला देते होगे, कि दूध पिलाते होगे या जो, कौन सा निजी हित है उसमें? इस समाज के प्रति एक दया, एक करुणा ही तो है, वो पशु है उसके लिए। तो जब एक आवारा पशु के लिए भी मन में इतनी दया और करुणा का भाव है, तो लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं होगा वो भाव। आप देखिए, बाढ़ आ रही, भूकंप आ रहा, अभी धराली में जो हुआ, फिर किश्तवाड़ में जो हुआ, सरकार तो बाद में पहुंचती है, सबसे पहले स्थानीय लोग ही पहुंचते हैं जो वहां राहत और बचाव करते हैं।
सरकारी एजेंसियां तो नेचुरल सी बात है, जो जहां उन्हें आने में टाइम लगेगा। फायर ब्रिगेड, आग लगी थी पिछले साल जब भी मुखर्जी नगर में, चाहे वहां पानी भरा, जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक तो स्थानीय लोग ही करते हैं सबसे पहले आगे। क्यों? वो कहें नहीं हमारा काम थोड़ी, तो सरकार का काम है, हम तो निजी हैं, हम तो अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो हमारी सोच गलत थी, हमें लगा कि हम तो मानते थे केवल सरकार ही करती है जनता का हित। वास्तव में ऐसा बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो जनता का हित करती हैं। बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ है, लाखों बच्चों को शोषण से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी मुखिया नोबेल पुरस्कार मिला है। ढेरों ऐसे संगठन, गैर सरकारी संगठन हमारे देश में, विदेश में, जो गैर सरकारी हैं, काम जनता के हित का कर रहे हैं। तो फिर जब हमने देखा कि गैर सरकारी संगठन भी जनता के हित में काम करते हैं, तो हमने क्या चेंज किया लोक प्रशासन के अर्थ में कि जनता का हित होना जरूरी है। वो सरकारी हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले अर्थ था जनता का है तो सरकारी कार्य, और अब अर्थ कर दिया हमने कि जनता का हित सरकारी हो या गैर सरकारी, भाई जो जनता का हित कर रहा है वो सब लोग प्रशासन। अब आपको चेंज करना है फिर अपनी सोच को। अभी तक हमने कहा कि देखना है कि हर वो काम जो सरकारी और जनता का हित है, लेकिन नहीं, अब आपको वो काम भी देखने हैं जो भले सरकार नहीं कर रही लेकिन जनता के, वो भी लोग प्रशासन। तो जैसे हमने कहा कहीं आपदा आ रही है, स्थानीय लोग वहां राहत बचाव कर रहे हैं, तो वो भी लोग प्रशासन। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो कर रहे हैं वो भी लोक प्रशासन। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कर रहे हैं वो भी लोक प्रशासन है, क्योंकि वो सब भी जनता के हित के लिए कर रहे हैं काम, और वो सरकारी। तो ये चेंज हो। दूसरा हमने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी ऐसी हैं बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी ऐसी हैं जो जनता के हित के लिए काम कर रही हैं, या कहें कि केवल लाभ के लिए काम नहीं कर रही हैं। बड़ी बड़ी कई सारी ऐसी निजी कंपनियां भी हैं जो है तो निजी, लेकिन काम जनता के हित का कर रही है। निजी लाभ के लिए काम नहीं कर रही, या मिक्स है कि निजी लाभ है लेकिन जनता के हित को नजरअंदाज नहीं कर रही है। आजकल हम पढ़ेंगे जैसा हमने कहा कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या होगा कि निजी कंपनियां भी जनता का हित करेंगी, अंबानी अडानी भी जनता का हित करेंगे। सबने अपने फाउंडेशन बनाए हैं, रिलायंस फाउंडेशन, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, सबके फाउंडेशन, जिसके माध्यम से वो जनता का हित कर रहे हैं। हम लोगों के देश में तो पढ़ेंगे कानूनन सीएसआर को हमने बाध्यकारी किया, 2% अपनी कमाई का, अपने लाभ का खर्चा करना पड़ेगा जनता के हित पे। तो प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं अब तो जनता का हित। तो ये भी लोक प्रशासन है। तो अब ये भी देखना है हमें। मतलब हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? जनता का है। बस जो भी कर रहा हो, साध महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण। पहले था केवल सरकार करती है तो उसे कहते थे लोक प्रशासन। अब सोच बदल गई, जो जो जनता का हित कर रहा है वो सब लोक प्रशासन का है।
अब वो मुकेश अंबानी कर रहे तो वो भी लोक प्रशासन, वो अडानी कर रहे तो वो भी, वो बिल गेट्स कर रहे तो वो भी, बचपन बचाओ वाले कर रहे तो भी, आपदा आने पे स्थानीय लोग कर रहे तो वो भी, सिविल सोसाइटी कर रही, नागरिक समुदाय तो वो भी, मीडिया वाले, प्रेशर ग्रुप, जो जो जनता के हित की बात कर, वो सब लोक प्रशासन का हिस्सा है। और आज सच्चाई है ये कि आज अकेले सरकार के भरोसे हम जनता के हित के लिए नहीं बैठे। आज सरकार तो केवल एक पक्ष है जनता के हित का। देखिए, पढ़ ही रहे हम गवर्नेंस में, प्रेशर ग्रुप पढ़ रहे हैं, हमने कहा अभी हमें एनजीओ पढ़ना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना है, औपचारिक अनौपचारिक संगठन, हाँ भी पढ़ेंगे अपने विषय में। तो सरकार के अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जनता का हित कर रही हैं, वो सब लोक प्रशासन का है। तो पहले था जनता का है तो सरकारी कार्य, और अब है कि जनता का हित तो जरूरी है, सरकारी होना जरूरी नहीं है। वो सरकारी हो या गैर सरकारी, निजी, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ेंगे हम, लोक निजी भागीदारी, उससे भी जनता का हित हो, उसमें मिलके करेंगे दोनों। तो मतलब अकेले सरकार भी हो सकती है, अकेले गैर सरकारी भी हो सकते हैं, और या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं जनता के हित के लिए, तो लोक निजी भागीदारी भी हो सकती है। तो बस हमारे लिए प्राथमिक ये जनता का है। इवन जनता का हित ना हो, जनता का हित प्रभावित हो रहा हो, तो अभी लोक प्रशासन, मतलब उससे जुड़ी सारी बातें, जनता के हित के लिए काम। अब जनता के हित के लिए काम में गलत काम भी तो आएंगे जिससे जनता का अहित होगा, तो है तो वो भी हित से ही जुड़े हुए, मतलब हित नहीं है, जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन। हम करप्शन भी पढ़ेंगे अपने विषय में। तो आप कहो सर करप्शन क्यों पढ़ रही, जनता के हित में थोड़ी है। आपने तो कहा था कि लोक प्रशासन मतलब जनता का हित। तो एक तो करप्शन जनता के हित में है, क्यों? क्योंकि जो काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा हो, भ्रष्टाचार करके हो जाता है तो जनता का है। और दूसरी बात कि जनता के अहित में है तो भी तो वो जुड़ा तो हित से है। तो जनता का हित मतलब यही नहीं कि जिससे हित पूरा हो रहा है, वो सारे काम भी जो हित में रुकावट है, ये तो पढ़ेंगे हम। केवल अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी पढ़ेंगे, बुरी चीजें भी तो पढ़नी पड़ेंगी। कि हित को पूरा करने में बाधा कौन कौन सी है, रुकावट, तो वो भी तो उसी का पार्ट होगा। हर टॉपिक में हम उपलब्धियां पढ़ते हैं तो कमियां भी पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो यहाँ भी तो वही होगा कि जनता का हित जब पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। हित के लिए जो योजना चल रही है तो योजना पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कमी भी होगी उसमें, तो वो भी तो पढ़नी पड़ेगी, सुझाव भी फिर देना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, आतंकवाद, ये भी पढ़ेंगे हम लोग प्रशासन में। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो जनता के हित में नहीं है। सही, ताकि हित में रुकावट है तो रुकावट भी तो हमें जाननी है, ताकि उसको दूर करें और तभी तो जनता का हित होगा। तो वो सब लोग प्रशासन का पार्ट। तो आधुनिक अर्थ क्या हो गया है अब? परंपरागत अर्थ था जनता का हित और सरकारी कार्यों का प्रशासन, लोक प्रशासन। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, लोक प्रशासन। और आधुनिक अर्थ क्या हो गया है? लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, न कि सरकारी।
दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। तो पहले था सरकारी कार्यों का प्रशासन, अब सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। सार्वजनिक मतलब क्या? वही पब्लिक, समाज के ऊपर पड़ने वाला व्यापक प्रभाव। सार्वजनिक मतलब सबके लिए, व्यापक। तो अब सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। पहले हम देखते थे या मैंने आपको कहा कि देखना है कि सरकारी क्या क्या है, अब देखना है कि सार्वजनिक क्या क्या है। सार्वजनिक का मतलब कि जो काम हो रहा है उससे कितने लोग प्रभावित हो। 10-20 लोग प्रभावित हो रहे हैं या 10-20 करोड़ प्रभावित हो। अब ये नहीं देखना कि सरकारी है, ये भी नहीं देखना कि जनता के हित, ये देखना है कि वो कितने लोगों को प्रभावित कर। अगर 10-20 लोगों को प्रभावित कर रहा है तो लोक प्रशासन नहीं है, लेकिन 10-20 करोड़ को प्रभावित कर रहा है तो लोक प्रशासन है। अब वो कोई कर रहा। अंबानी अडानी भी आज लोक प्रशासन है। क्यों? क्योंकि वो 10-20 करोड़ को प्रभावित कर। अमेजन भी लोक प्रशासन है। क्यों? क्योंकि वो देश और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को, हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए पढ़ेंगे कि जितने कॉर्पोरेट हैं अंबानी अडानी अमेजन, इसीलिए आज हम पढ़ते हैं उन्हें लोक प्रशासन में। क्यों? क्योंकि वो कोई सरकारी नहीं है, लेकिन वो सार्वजनिक है। करीब 50 करोड़ जियो के ग्राहक हैं। 150 करोड़ में 50 करोड़ जो जियो की सिम यूज कर। मतलब जियो सरकारी नहीं है लेकिन सार्वजनिक। 50 करोड़ को तो सीधे प्रभावित कर रहा। अभी 799 वाला प्लान बना के 999 कर दे तो पूरे 50 करोड़ होंगे प्रभावित कि नहीं होंगे? और 50 करोड़ प्रभावित होंगे तो 50 करोड़ छोटी मोटी बात तो नहीं है। पूरे 50 करोड़ रोड पे उतर आए कि रेट नहीं बढ़ने देंगे, सिम बंद कर दें, तो है हिम्मत रेट बढ़ाने की? 50 करोड़। तो बस ये 50 करोड़ तो डायरेक्ट प्रभावित हो रहे। बाकी जो सिम तो एयरटेल की यूज कर रहे हैं, लेकिन फोन तो लगाते हैं ना जियो वालों को। और जियो वाले उन्हें, तो एयरटेल वाले भी तो प्रभावित होंगे कि जियो का अगर सर्वर ठप होगा तो प्रभावित तो वो भी होंगे। एयरटेल वाले जो जियो पे फोन लगा रहे थे, प्रभावित तो वो भी हो रहे हैं, वो इनडायरेक्ट हो रहे हैं। ये 799 का 999 करेंगे तो कल के दिन ही एयरटेल वाले भी बढ़ा देंगे। तो कुछ के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव है, कुछ के ऊपर इनडायरेक्ट है। उस लिहाज से देखें तो 150 करोड़ में से 100 करोड़ से ज्यादा को प्रभावित कर रहा है जियो। तो फिर बेसिकली सरकारी कामों का प्रशासन हम कहते थे। क्यों? क्योंकि सरकार सबको प्रभावित कर, सबसे जुड़ी। और आज इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं कि वो भी समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित।
अमेज़न की जितनी नेटवर्थ है, दुनिया के 10-5 देश हैं जिनकी जीडीपी उससे ज़्यादा है। बताइए आप। तो अब देश और सरकार कितनी सी मुट्ठी भर, वो अमेज़न। तो हम कहें नहीं वो देश की सरकार ही लोक प्रशासन कहलाएगी, अमेज़न कहलाएगा क्योंकि वो प्राइवेट है। तो बात अब प्राइवेट वाली नहीं है, निजी हित वाली नहीं है, बात है प्रभाव वाली। ये समाज के कितने बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा है। आज भी गूगल बंद हो जाए, तो एक टाइम हम लोग खाना नहीं खाएँ तो चल जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए व्हाट्सएप बंद हो जाए तो आधे आदमी तो वैसे ही मर जाएँगे। व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं लगेगा तो इंस्टाग्राम अभी चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक टाइम टिफ़िन नहीं आएगा तो चल जाएगा। लेकिन इंस्टा नहीं चलेगा एक दिन तब क्या होगा? तो इंस्टा सरकारी नहीं है लेकिन सार्वजनिक। अब इंस्टा कुछ भी ऐसा करे जो आपके हमारे हितों को प्रभावित करे, तो हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। भई हम आप 8 लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को। हम सार्वजनिक नहीं हैं। लेकिन हमने कहा इंस्टा और फेसबुक और अंबानी और अडानी और सलमान खान और शाहरुख खान, ये कितने को प्रभावित कर रहे हैं? तो निजी, लेकिन सार्वजनिक है। अभी देखिए कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि साउथ का हीरो था, क्या नाम क्या नाम है, उसको सजा सुनाई या अपराधी दोषी ठहराया। और कोर्ट ने यही लाइन बोली कि आप सेलिब्रिटी हैं, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको लोग आइडियल मानते हैं, आपको लोग अपना मॉडल मानते हैं। हम कुछ अभी किसी के बारे में ऊट-पटांग बोल दें, कितने लोग देखेंगे और प्रभावित होंगे उससे। लेकिन अमिताभ बच्चन बोल दें, शाहरुख खान बोल दें, विराट कोहली बोल दें, तो करोड़ों लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, मॉडल मानते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। तो वो सब सरकारी नहीं है, लेकिन वो सब सार्वजनिक, पब्लिक फेज जिसे कहा जाता है। तो उन्हें केवल अपना हित, अपना स्वार्थ नहीं देखना है, उन्हें ये भी देखना है कि उसका समाज पे क्या भाव पड़ रहा है, लोगों के हितों पे। तब आज लोक प्रशासन का तो मतलब दायरे व्यापक कर दिए हमने लोक प्रशासन, एरिया ब्रॉड कर दिया। पहले कहते थे बस सरकार जो कर ले, अब कह रहे हैं नहीं, जो सार्वजनिक हो, मतलब समाज के बड़े वर्ग को जो काम प्रभावित कर रहा है, वो संस्था, वो संगठन, वो काम सब लोक प्रशासन है, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के हितों से डायरेक्टली जुड़ा है या इनडायरेक्ट। तो हमने कहा या तो लोगों का हित पूरा होगा उससे, और या नहीं होगा। नहीं होगा तब भी तो वो हमें जानना पड़ेगा कि कौन सी बाधा है, कौन सी रुकावट है। इतना ब्रॉड हो गया लोग। हर वो काम जो सार्वजनिक है, तो दोनों अर्थ याद रखने हैं। पुराना सरकारी कामों का प्रशासन और नया सार्वजनिक। सोच के देखो कि समाज के कितने बड़े प्रभाव। कोर्ट तक हमने क्या कह रहा, सीधा सामने बात है कि आप पब्लिक फेस है, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप कुछ भी यूं नहीं बोल सकते, किसी के लिए भी कोई भी टिप्पणी कर दो। आपको देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो बस ये तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आज फिर रोक रहे हैं।